हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के 3 ईयर एनिवर्सरी का डायनामाइट शो था। और इसके साथ ये डायनामाइट शो इस साल की डबल ऑन थिंग पेपरव्यू के पहले का आखिरी डायनामाइट शो था। इसीलिए गाइस हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें और कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और गाइस आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक स्टील केज मैच से हुई, जहां पर वार्डलो शॉन स्पियर्स को फेस करते दिखाई दे रहे थे। और इस मैच के लिए स्पेशल गेस्ट रेफरी थे एमजेएफ, इसलिए एमजेएफ यहाँ पर सबसे पहले आ गए। जिसके बाद यहाँ पर शॉन स्पियर्स और वार्डलो अपने मैच के लिए आ गए और हमेशा की तरह यहाँ पर वार्डलो के हाथों के अंदर हथकड़ी थी, पर एमजेएफ इस मैच के लिए रेफरी थे। इसलिए इस मैच के अंदर वार्डलो को स्क्रू करने के लिए एमजेएफ जो हो सकता था वो करने के लिए तैयार थे। इसलिए इस मैच की शुरुआत में एमजेएफ ने वार्डलो को चेक किया कि वार्डलो के पास कोई हथियार तो नहीं है, पर इसके साथ ही एमजेएफ यहाँ पर वार्डलो की हथकड़ी की चाबी नहीं लाए थे। जिस चीज का फायदा उठाकर शॉन स्पियर्स ने वार्डलो को अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वार्डलो के हाथों में हथकड़ी वैसी ही थी, जिस वजह से यहाँ पर वार्डलो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर एमजेएफ ने भी वार्डलो को अटैक कर दिया। और यहाँ पर दोनों एमजेएफ और शॉन स्पियर्स ये दोनों ही मिलकर वार्डलो को अटैक कर रहे थे। पर एक टाइम के लिए वार्डलो ने शॉन स्पियर्स की मूव्स रिवर्स कर दिए और वार्डलो एमजेएफ के सामने गए। पर अगर वार्डलो एमजेएफ के ऊपर अटैक करते तो ये मैच एक स्टील केज मैच होने के बावजूद वार्डलो डिस्क्वालीफाई हो जाते। इसलिए वार्डलो ने एमजेएफ के ऊपर अटैक नहीं किया और ये देखकर एमजेएफ ने वार्डलो की मुंह के ऊपर थूका, जिससे वार्डलो इतना गुस्सा हो गए कि वार्डलो ने यहाँ पर पूरी हथकड़ी तोड़ दी। और इसके बाद वार्डलो ने इस मैच के अंदर शॉन स्पियर्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और शॉन स्पियर्स के ऊपर अपने काफी बढ़िया मूव्स जैसे कि सेंटॉन लगाकर यहाँ पर वार्डलो ने शॉन स्पियर्स को पिन कर दिया। पर एमजेएफ ने यहाँ पर 3 काउंट नहीं किया, जो देखकर वार्डलो काफी गुस्सा थे। पर आखिरकार यहाँ पर वार्डलो शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पावर बॉम्ब लगाने के लिए जा रहे थे, पर एमजेएफ ने वार्डलो के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, जिससे कि फिनिशर रिवर्स कर शॉन स्पियर्स ने वार्डलो के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया। पर एमजेएफ की फास्ट काउंट करने के बावजूद यहाँ पर वार्डलो ने किकआउट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ काफी नाराज थे, क्योंकि वार्डलो यहाँ पर हार नहीं रहे थे। इसलिए शॉन स्पियर्स रिंग के बाहर गए और शॉन स्पियर्स एक स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर आ गए और एमजेएफ ने वार्डलो को पकड़ लिया और शॉन स्पियर्स वार्डलो के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर वार्डलो यहाँ से हट गए और सरप्राइजिंगली शॉन स्पियर्स ने एमजेएफ के ऊपर अटैक कर दिया। और इस पॉइंट के ऊपर पूरा क्राउड काफी खुश था और ये देखकर शॉन स्पियर्स को अपनी गलती समझ आई और शॉन स्पियर्स के पीछे मुड़ते ही वार्डलो ने शॉन स्पियर्स के ऊपर लगातार 3 पावर बम्स लगाए और चौथा पावर बम स्टील चेयर के ऊपर लगाकर वार्डलो ने शॉन स्पियर्स को पिन कर दिया और दूसरे रेफरी ने यहाँ पर आकर 3 काउंट कर दिया, जिससे कि वार्डलो ये मैच जीत चुके हैं। और गाइस यहाँ पर वार्डलो ने एमजेएफ की आखिरी स्टिपुलेशन भी पूरी कर ली है, जिससे कि अब आगे चलकर डबल ऑन थिंग पेपरव्यू में एमजेएफ और वार्डलो का एक मैच होगा। पर यहाँ पर ये मैच खत्म हो चुका था, इसलिए यहाँ पर वार्डलो एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर तभी एमजेएफ की सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर वार्डलो को रोकने का ट्राई किया और यहाँ पर वार्डलो ने अकेले ही सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया। जिस बीच एमजेएफ यहाँ से भाग गए और एमजेएफ यहाँ पर वार्डलो को देखकर काफी हैरान थे कि वार्डलो ने यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया है। जिसके बाद वार्डलो आखिरकार स्टील केज के ऊपर जाकर खड़े हो गए। तो अब देखना पड़ेगा कि वार्डलो ने एमजेएफ की सिचुएशन पूरी कर दी है, तो आगे चलकर एमजेएफ और वार्डलो इन दोनों का ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और उस मैच का रिजल्ट क्या होता है। पर गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर हुई इस मैच के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी आ रही थी, यानी क्रिस जेरिको आ रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए डेनियल गार्सिया कह रहे थे कि सभी लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स एडिटर काफी टफ नहीं होते, पर डेनियल गार्सिया दिखाने वाले हैं कि स्पोर्ट्स एडिटर कितने टफ होते हैं, जो बात यहाँ पर डेनियल गार्सिया ने कही। और तभी जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी एडब्ल्यू कंपनी के क्रू मेंबर के सामने आ गई, जिसने जॉन मॉक्सली का टी शर्ट पहना था। इसलिए उस क्रू मेंबर के ऊपर गुस्सा होकर क्रिस जेरिको ने उस क्रू मेंबर के आंखों के अंदर एक फायरबॉल फेंक दिया और क्रिस जेरिको ने कहा कि जो कोई क्रिस जेरिको से एग्री नहीं करता उसके मुंह के ऊपर क्रिस जेरिको एक फायरबॉल फेंक देते हैं। जो बातें अगर क्रिस जेरिको यहाँ चले गए, जिससे कि यहाँ पर देखने के लिए इंटरेस्ट आ रहा था कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको क्या करते हैं। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि टोनी शिवानी रिंग के अंदर थे और यहाँ पर बातें करते टोनी शिवानी ने एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक को बुला लिया, क्योंकि इस वीक के डायनामाइट शो पर ये दोनों ही सुपरस्टार्स आमने सामने आने वाले थे। और सबसे पहले यहाँ पर टोनी शिवानी ने सीएम पंक से पूछा कि सीएम पंक का डबल ऑन थिंग पेपरव्यू के अंदर होने वाले अपने मैच के ऊपर क्या कहना है। और यहाँ पर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि सीएम पंक इस मैच के अंदर कोई पर्सनल चीज नहीं है, सीएम पंक नंबर 1 कंटेंडर है और सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर है, पर डबल ऑन थिंग पेपरव्यू के बाद सीएम पंक चैंपियन बनने वाले हैं। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही, पर जब टोनी शिवानी ने इसके ऊपर हैंगमैन एडम पेज का जवाब पूछा तो यहीं पर बातें करते हैंगमैन एडम पेज ने कहा कि हैंगमैन ने पहले भी कहा था और हैंगमैन अब भी कह रहे हैं कि हैंगमैन पेज अब इतने टफ बन चुके हैं कि हैंगमैन एडम पेज कभी भी सीएम पंक को हराने के लिए तैयार है। जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही, जिस पर सीएम पंक ने फिर से कहा कि सीएम पंक को पता नहीं कि हैंगमैन पेज ये सब चीजें पर्सनल क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर बातें करते हैंगमैन पेज ने कहा कि
कि हैंगमैन पेज के लिए राइवलरी एकदम पर्सनल है, क्योंकि जब सीएम पंक नहीं थे तब हैंगमैन पेज एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं और हैंगमैन पेज वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और सीएम पंक वापस आने के बाद यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनकर हैंगमैन पेज की मूवमेंट चुराना चाहते हैं, जो हैंगमैन पेज नहीं होने देना चाहते। और अगर हैंगमैन पेज चाहे तो हैंगमैन पेज यहीं पर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन हैंगमैन पेज ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हैंगमैन पेज ऐसा करते हैं तो फिर हिल सीएम पंक और हैंगमैन पेज के अंदर फर्क क्या रहेगा, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। और यहीं पर आगे बात करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि संडे को हैंगमैन पेज सीएम पंक के खिलाफ सिर्फ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग को डिफेंड करने वाले हैं, क्योंकि वो कंपनी है जो कि हैंगमैन एडम पेज ने खुद से बनाई है, जो बात यहाँ पर हैंगमैन पेज ने कही। और हैंगमैन पेज की तरफ से काफी पैशनेट प्रोमो था, लेकिन यहीं पर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि हैंगमैन पेज जो बातें कह रहे हैं कि हैंगमैन पेज ने इस कंपनी को एकदम स्क्रैच से बनाया है, तो यहाँ पर सीएम पंक हैंगमैन पेज को बताना चाहते हैं कि सीएम पंक ने ये कंपनी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई है जो प्लेटफॉर्म सीएम पंक 7 साल पहले छोड़कर गए थे, जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही। और यहीं पर बातें करते हुए सीएम पंक ने कहा कि इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर वही होने वाला है जो कि सीएम पंक ने कहा है कि सीएम पंक की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद हैंगमैन पेज सीएम पंक के साथ हैंडशेक करेंगे और हैंगमैन पेज सीएम पंक से कहेंगे कि सीएम पंक बेस्ट है, लेकिन सीएम पंक इसके लिए डबल ऑन थिंग पेपर तक वेट नहीं करना चाहते। जो बातें है कि सीएम पंक ने यहाँ पर हैंगमैन पेज से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे किया, पर हैंगमैन पेज हैंडशेक नहीं कर रहे थे, जो देखकर सीएम पंक ने हैंगमैन पेज को धक्का दे दिया और यहाँ पर पेज ने गुस्सा होकर सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि सीएम पंक नीचे गिर गए। और पेज ये देखकर खुद ही काफी नाराज थे, क्योंकि पेज ने खुद से अभी कहा था कि पेज सीएम पंक के ऊपर अटैक नहीं करने वाले, पर फिर भी यहाँ पर पेज ने सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया, जो चीज दिखाती है कि माना कि सीएम पंक और हैंगमैन पेज एक दूसरे को काफी अलग अलग कहते हैं, लेकिन ये दोनों काफी एक दूसरे जैसे हैं। जो बातें हैंगमैन पेज को समझ आने के बाद हैंगमैन पेज यहाँ से चले गए और सीएम पंक यहाँ पर हंस रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक पूरी तरीके से हैंगमैन पेज के दिमाग के अंदर घुस चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर हैंगमैन एडम पेज और सीएम पंक इनका ये मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक हाई वीडियो देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जेड कारगिल ने कहा कि जेड कारगिल को एनआरजे से कोई डर नहीं है, क्योंकि जेड कारगिल ने पहले ही एनआरजे को टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए हराया है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए एनआरजे ने कहा कि अब एनआरजे वो एनआरजे नहीं है जिसे कि जेड कारगिल ने पहले हराया था। अब एनआरजे चेंज हो चुकी है और अब एनआरजे जेड कारगिल को टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए हरा सकती है, जो बात यहाँ पर एनआरजे ने कही। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी आ गई और यहाँ पर आकर सबसे पहले क्रिस जेरिको ने अपना थीम सॉन्ग कट करने के लिए कहा, क्योंकि जेरिको का कहना था कि क्राउड को क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग गाने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी कमेंट टीम के ऊपर बैठ गई और इसके बाद यहाँ पर प्राइवेट पार्टी आ गई, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट पार्टी का मैच जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन के खिलाफ था। और अपने इस मैच से पहले जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन ने प्राइवेट पार्टी को अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद जब प्राइवेट पार्टी जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन रिंग के अंदर गए तभी ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया, जिस बीच हमें प्राइवेट पार्टी की तरफ से भी थोड़े फार मूव्स देखने को मिले, लेकिन प्राइवेट पार्टी इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और एक ठीक ठाक मैच के बाद फाइनली यहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन इन दोनों ने मिलकर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अपने फिनिशर लगाए और प्राइवेट पार्टी को पिन कर जॉन मॉक्सली ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और जॉन मॉक्सली ये मैच जीतते ही एडी किंग्स्टन कॉमेडी टीम पर बैठे हुए क्रिस जेरिको पर अटैक करने के लिए गए, जिस बीच हमें जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, एडी किंग्स्टन और जॉन मॉक्सली इनके बीच में एक ब्रॉल देखने को मिला, जहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और ब्रायन डेनिसन भी इस ब्रॉल के अंदर आ गए और यहाँ पर ब्रायन डेनिसन लंगड़ाते हुए आ रहे थे। जिसका रीजन क्या है अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पर काफी सारे रेफरीज ने आकर ये ब्रॉल शांत किया, जिस ब्रॉल के अंदर क्रिस जेरिको रिंग के अंदर जाकर खड़े हुए थे। पर ब्रायन ने यहाँ पर आकर जेरिको के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर जेरिको ने यहाँ पर फिर एक बार ब्रायन के उसी पैर के ऊपर अटैक किया जो कि इंजर्ड था, जिससे कि क्रिस जेरिको यहाँ से भागने के लिए मौका मिला और जेरिको यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब डबल ऑन थिंग पेपर के अंदर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, ब्रायन डेनिसन, एडी किंग्स्टन, जॉन मॉक्सली, सैंटाना और ओटिस का मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के बारे में बात करते सब लोग कह रहे थे कि ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट एक काफी प्रीशियस टूर्नामेंट है और टोनी स्टॉर्म और डॉक्टर वीट बेकर ये दोनों ही टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंचने के लिए रेडी है। और काइल ओरिन यहाँ पर समोआ जो को हराकर इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर अपने बेस्ट फ्रेंड से फाइट करने के लिए रेडी थे। पर समोआ जो काइल ओरिन काफी आसानी से हराकर यहाँ पर वो भी एडम कोल को टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर हराने के लिए रेडी थे। जो सब बातें इन सभी सुपरस्टार्स ने इस हाइप वीडियो के अंदर कही, जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर एफटीआर अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स रोपंग की वाइस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर रोपंगी वाइज और एफटीआर इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और यहाँ पर कहना पड़ेगा कि रोपंगी वाइज ने अपने लेवल से उठकर इस वीक के डायनामाइट शो पर एफटीआर के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया है, जो मैच जीतने के रोपंगी वाइज काफी करीब पहुंच चुके थे, क्योंकि फाइनली यहाँ पर रोपंगी वाइज ने एफटीआर के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया और रोपंगी वाइज ने एफटीआर को पिन कर दिया। पर किस तरीके से कैश व्हीलर अपनी टीम के लिए मैच बचा पाए। पर इसी बीच हमें सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग की टैग टीम यानी कि जेफ कॉब और उनके टैग टीम पार्टनर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर जेफ कॉब और उनके टैग टीम पार्टनर ने एफटीआर और रोपंगी वाइज के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हुआ। और ऐसा मोस्टली एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं होता, लेकिन इस वीक ये हुआ है।
और यहाँ पर आकर न्यू जापान प्रो रेसलिंग इस टैग टीम ने FTR और ओपन वाइज इन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और इनके बाहर जाकर जेफ कॉब ने FTR के कैश व्हीलर के ऊपर टेबल के थ्रू एक पावर रूम लगाया और उनके टैग टीम पार्टनर ने ट्रेन के ऊपर टेबल के थ्रू एक चोकस्लिम लगा दिया, जिससे न्यू जापान प्रो रेसलिंग टैग टीम ने यहाँ पर आकर क्लियर कर दिया है कि ये यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने के लिए आए हैं। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इस वीक के डायनामाइट शो से AEW कंपनी के अगले पेपर यानी कि फॉरबिडन डोर के लिए बिल्ड शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर हार्डीज बात करते हुए कह रहे थे कि हार्डीज यंग बक्स को प्रेज करते हैं क्योंकि हार्डीज और यंग बक्स इन दोनों ने वही काम किया है जो कि इन दोनों ने कहा था। लेकिन जब हार्डीज रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आए थे तब टाइम काफी खराब चल रहा था और तब टैग टीम रेसलिंग को कोई नहीं जानता था, पर हार्डीज ने टैग टीम रेसलिंग को मेन फ्रंट के ऊपर लाया है और यंग बक्स कितना भी कुछ कर लिए लेकिन यंग बक्स हार्डीज की कॉपी रहने वाले हैं। और ये बात हार्डीज इस साल की डबल और थिंग पेपर के अंदर प्रूव करने वाले हैं क्योंकि माना कि यंग बक्स डिलीट है लेकिन द हार्डीज डिलीट है। जो बात यहाँ पर द हार्डीज ने कही तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों टैग टीम्स का ड्रीम मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर जंगल बॉयज, स्क्वाड स्ट्रीटलाइन और रिकी स्टार्स एक दूसरे को एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच की शुरुआत में रिकी स्टार्स इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं हुए, पर जैसे ही जंगल बॉयज, स्क्वाड स्ट्रीटलाइन इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो वैसे रिकी स्टार्स भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो गए और हमें यहाँ पर इन तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक फिनोमिनल मैच देखने को मिला है। और गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बेहतरीन मैच था जहां पर हमें इस मैच के अंदर जंगल बॉय, रिकी स्टार्स और स्क्वाड स्ट्रीटलाइन इन तीनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और ये मूव्स ऐसे मूव्स थे जो कि प्रॉब्ली आपने आज तक कभी ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर नहीं देखे होंगे। और सच में ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था और एक फिनोमिनल मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में रिकी स्टार्स ने स्क्वाड स्ट्रीटलाइन के ऊपर अपना फिनिश लगा दिया। लेकिन इससे पहले कि रिकी स्टार्स स्क्वाड स्ट्रीटलाइन को पिन करते यहाँ पर जंगल बॉय रिकी स्टार्स के ऊपर अपना सबमिशन मूव स्नेयर टैप लगा दिया और देखने में ऐसा लग रहा था कि जंगल बॉय मैच जीत सकते हैं, पर स्क्वाड स्ट्रीटलाइन ने सबमिशन मूव तोड़ दिया और रिकी स्टार्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डबल स्टॉम्प लगाकर यहाँ पर रिकी स्टार्स को पिन कर स्क्वाड स्ट्रीटलाइन ने मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा कि हमें प्रेडिक्ट किया था, पर स्क्वाड स्ट्रीटलाइन की मैच जीती यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स आ गए और यहाँ पर अगर पावर ऑफ सॉप्स ने स्क्वाड स्ट्रीटलाइन के ऊपर अटैक कर दिया और पावर ऑफ सॉप्स जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर यहाँ पर लुचासोरस आ गए और हमें यहाँ पर लुचासोरस और पावर ऑफ सॉप्स इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिल ही रहा था कि तभी यहाँ पर कीथ ली आ गए और जैसे ही कीथ ली रिंग के अंदर आए वैसे हॉब्स यहाँ पर कीथ ली और लुचासोरस इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर लुचासोरस ने पावर ऑफ सॉप्स को रिंग के बाहर किया और कीथ ली ने लुचासोरस को, जिसके बाद कीथ ली ने इन दोनों ही सुपरस्टार्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया डाइव लगाई जो हम यूजुअली कीथ ली के साइज की सुपरस्टार से नहीं देखते। और इनके अंदर आकर कीथ ली ने स्क्वाड स्ट्रीटलाइन के साथ उनकी जीत सेलिब्रेट की। तो अब देखना पड़ेगा कि डबल और थिंग पेपर के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर मैन ऑफ द ईयर और डैन लैम्बर्ट बात करते हुए कह रहे थे कि सैमी गेवेरा ने करंट TNT चैंपियनशिप डिस्ट्रॉय कर दी है, लेकिन यहाँ पर डैन लैम्बर्ट स्कॉर्पियो स्काई के लिए एक कस्टम TNT चैंपियनशिप बनाकर लाने वाले हैं। जो बात यहाँ पर डैन लैम्बर्ट ने कही तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई के लिए कस्टम TNT चैंपियनशिप कैसी होती है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि यहाँ पर टोनी शिवानी करंट AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि थंडर रोजा का इंटरव्यू ले रहे थे और अपनी इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा सेरेना डेप को एक आइडल की तरह देखती थी, पर अब सेरेना डेप ने वो किया है जो कि थंडर रोजा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेरेना डेप ने टोनी शिवानी और डस्टिन रोड्स के ऊपर अटैक किया है, जो दो वो लोग हैं जिनको थंडर रोजा काफी रिस्पेक्ट करती है और इसीलिए अब सेरेना डेप थंडर रोजा के आइडल नहीं है और अब थंडर रोजा डबल और थिंग पेपर के अंदर सेरेना डेप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आने वाली है। जो बात यहाँ पर थंडर रोजा ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि इस राइवलरी के अंदर रिलेशनशिप चेंज होने के बाद क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में रेड वेलवेट का इंटरव्यू ले रहे थे, जहां पर बात करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि वो रेड वेलवेट होनी चाहिए थी जिन्हें की AEW कंपनी की वीमेंस डिवीजन के अंदर ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर पहुंचना चाहिए था, पर क्रिस स्टैटलैंडर ने रेड वेलवेट का स्पॉट छीन लिया है। इसलिए यहाँ पर रेड वेलवेट के पास क्रिस स्टैटलैंडर के अपोनेंट यानी कि रूबी सोहो के लिए कुछ है। जो बात यहाँ पर रेड वेलवेट ने कही और तभी यहाँ पर रूबी सोहो आ गई और यहाँ पर रूबी सोहो से बात करते हुए रेड वेलवेट ने कहा कि रेड वेलवेट के पास रूबी सोहो के लिए कुछ है। जो बातें कहकर रेड वेलवेट ने रूबी सोहो को एक बुक दे दी, जहाँ पर रेड वेलवेट ने कहा कि इस बुक के अंदर लिखा है कि क्रिस स्टैटलैंडर की कमजोरी क्या है, क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर और रेड वेलवेट ये काफी पुराने दोस्त थे और रेड वेलवेट को क्रिस स्टैटलैंडर की कमजोरी पता है। जो कमजोरी क्या है ये जानने के लिए रूबी सोहो की किताब पढ़नी पड़ेगी। जो बातें कहकर रेड वेलवेट यहाँ चली गई और यहाँ पर टोनी शिवानी से बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि माना क्रिस स्टैटलैंडर चेंज हो चुकी है, पर फिर भी यहाँ पर रूबी सोहो चाहती है कि इन दोनों के बीच में एक फेयर एंड स्क्वायर मैच हो जाए। जो बातें कहकर रूबी सोहो ने यहाँ पर बुक फेंक दी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि रूबी सोहो अपने इस मैच से पहले क्रिस स्टैटलैंडर की कमजोरी नहीं जानना चाहती। तो देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों के बीच में मैच होता है तो उस मैच के अंदर कौन कमजोर पड़ता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर देखा कि हमें AEW कंपनी की वीमेंस डिवीजन से ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर टोनी स्टॉर्म को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक एवरेज मैच था, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और टोनी स्टॉर्म इन दोनों की ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हमें इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और टोनी स्टॉर्म ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दी, जिस बीच इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए।
और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में यहाँ पर जेमी हेटर आ गए, जो कि यहाँ पर डॉक्टर विट बेकर की मदद करने के लिए आई थी। पर सरप्राइजिंगली डॉक्टर विट बेकर जेमी हेटर से डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिसका फायदा उठाकर टोनी स्टॉर्म में मैच जीतने काफी करीब पहुंच हुई थी। लेकिन जैसे ही टोनी स्टॉर्म में मैच जीतने के लिए गई, वैसे ही जेमी हेटर ने टोनी स्टॉर्म को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसका फायदा उठाकर डॉक्टर विट बेकर ने जेमी हेटर के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया। और रेफरी ने यहाँ पर नहीं देखा, लेकिन रोप्स के सारे डॉक्टर विट बेकर ने टोनी स्टॉर्म को यहाँ पर पिन कर दिया है और डॉक्टर विट बेकर ये मैच जीत चुके हैं, जिससे कि डॉक्टर विट बेकर ओवन हार्ट का टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच चुकी है। और ये रिजल्ट देखकर टोनी स्टॉर्म काफी नाराज थी और रिजल्ट देखकर मैं भी सरप्राइज था। पर अब टोनी स्टॉर्म इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मेरे रिजल्ट देखकर काफी शौक था। पर इससे के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर वे मेंस डिवीजन से ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स मैच के अंदर समोआ जो काइल ओ'रिली को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता वो आगे चलकर एडम कोल के खिलाफ इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर एक मैच रसल करता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जमीन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग का मैच देखने को मिला है, जहाँ पर समोआ जो और काइल ओ'रिली इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए, जहाँ पर काइल ओ'रिली ने इस मैच के अंदर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग की और समोआ जो ने इस मैच के अंदर अपनी काफी खतरनाक सबमिशन मूव्स लगा दिए, जिसका काफी देर तक काइल ओ'रिली के पास जवाब नहीं था। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में काइल ओ'रिली ने भी समोआ जो के ऊपर काफी तगड़े मूव्स लगाए और काइल ओ'रिली फेरेंस के तो मैच नहीं जीत पा रहे थे, इसीलिए काइल ओ'रिली समोआ जो के ऊपर एक रोल अप पिन के लिए गए। पर काइल ओ'रिली को भारी पड़ गया, क्योंकि समोआ जो ने इसे अपनी फिनिशर यानी कोकिना क्लंच के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसका काइल ओ'रिली के पास जवाब नहीं था। और यहाँ पर काइल ओ'रिली फेड आउट हो गए, जिससे कि समोआ जो मैच जीत गए। और गाइस समोआ जो ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर पहुंच चुके हैं। और समोआ जो के मैच जीतने के बाद यहाँ पर एडम कोल आ गए और हमें यहाँ पर एडम कोल और समोआ जो इन दोनों के बीच में एक स्टे डाउन देखने को मिला। और इसी के साथ इस वीक का डायमंड शो ऑफिस चला गया। जो डायमंड शो देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक एवरेज डायमंड शो था, और माना कि ये एडब्ल्यू कंपनी की 3 ईयर की एनिवर्सरी और इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर की पहली का आखिरी डायमंड शो था। पर गाइस पता नहीं क्यों, पर मुझे इस वीक के डायमंड शो पर कुछ स्पेशल चीजें नहीं देखने को मिली। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस वीक के डायमंड शो पर क्या कहना है। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?